एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हम क्लास सिक्स्थ की हिस्ट्री पढ़ रहे थे। क्लास सिक्स्थ की हिस्ट्री में हम क्या देख रहे थे? एंशियंट इंडिया के बारे में, मतलब जो पहले का अपना इंडिया था, बहुत पुराना वाला। एक्चुअली हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो जो पहला पार्ट आता है वो आता है एंशियंट इंडिया का, मतलब जो प्राचीन भारत था उसके बारे में। फिर जो सेकंड पार्ट अपना आता है वो आता है मध्यकालीन भारत के बारे में, मतलब मेडिवल इंडिया के बारे में। और इसके बाद जो आएगा उसको हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। तो अभी तक जो हमने क्लास सिक्स्थ में पढ़ा आर पास्ट पार्ट 1 में, उसमें हमने क्या पढ़ा था? एंशियंट इंडिया के बारे में। अब ये जो हमारी सेकेंड बुक है क्लास सेवन्थ की, इसका क्या नाम है? आर पास्ट पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया के बारे में, ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। क्लास सेवन्थ हिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। देखो, ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ये अपने ऑप्शनल के क्वेश्चन है। जो हिस्ट्री ऑप्शनल आया था 2014 और 15 में, उसके क्वेश्चन है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो इसको आप अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहो तो ठीक है, वरना आपकी मर्ज़ी है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी थी उसमें ध्यान देने के लिए बोल रहा है कि बताओ एग्रीकल्चरल कैसी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैसे कैसे चेंजेस आते रहे मेडिवल इंडिया के, मेडिवल पीरियड के टाइम पे, मतलब मध्यकालीन भारत में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि देखो, जब हमने इसके पहले पढ़ा था, मतलब जब हम एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमको ज़्यादातर जो जानकारी थी वो कहाँ से मिलती थी? ज़्यादातर जानकारी हमको मिलती थी कॉइन से। किस तरीके के सिक्के चला करते थे, जैसे मान लो कोई राजा है उसके चांदी के सिक्के चलते हैं, और कोई दूसरा राजा है जिसके सोने के चलते हैं। तो हम क्या मान लेते थे कि जिसके सोने के सिक्के चल रहे हैं वो अमीर रहा होगा, ज़्यादा पावरफुल रहा होगा, और जिसके चांदी के चलते हैं वो थोड़ा उससे कम रहा होगा, ठीक है। उनके इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलते हैं। जैसे अशोका के बारे में हमको मेनली इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, उनके धम्मा के बारे में, ठीक है। फिर अब हम जिस फेज़ में आए हैं मेडिवल इंडिया में, इसमें क्या होता है, जो मेन्यूस्क्रिप्ट अपना रिटन जो बुक्स हैं, मैप है, इनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेन्यूस्क्रिप्ट का भी बढ़ जाता है। ऑल्दो हमने लास्ट जो सिक्स्थ का लास्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि चाइना में क्या आ गया था, पेपर आ गया था। तो इस टाइम पे भारत में भी पेपर आने लग गया था, लोगों की लिखने की पद्धति हो गई थी, मतलब नाउ पीपल बिगिन टू राइट डाउन व्हाट दे थिंक अबाउट द कल्चर एंड सोसाइटी। पहले क्या हो रहा था, लोग सिर्फ बोलते थे। एक ब्राह्मण है, उसने दूसरे को बोल बोल के अपनी पूरी शिक्षा दे दी, और दूसरे को याद रखना है, और दूसरे को तीसरे को बोल बोल के शिक्षा देनी होती थी। अब क्या हुआ था, लोग लिखते थे चीज़ों को, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में लिखते थे। कोई घूमने आता था तो लिखता था, कोई ये लिखा करता था कि लोग कैसे रह रहे हैं, मतलब अपनी अपनी चाहत है, जैसे भी लिखना चाहो। तो अब लिखने का इम्पोर्टेंस बढ़ गया था। तो मेन्यूस्क्रिप्ट के कुछ एडवांटेज भी थे, कुछ डिसएडवांटेज भी थे, तो उसके बारे में हम थर्ड क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चन है, उनको थोड़ा इंपॉर्टेंस देना। और ये अपना इंडेक्स है। इंडेक्स को क्यों ध्यान रखना है कि जो अपना फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम बाकी सारे चैप्टर्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब डिटेल में नहीं, लाइक कि चलो ठीक है इस टाइम पे ये हो रहा था। जो चैप्टर 7 है वो आपको ये बताएगा, चैप्टर 3 आपको ये बताएगा। इसमें थोड़ा ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान देना। कि जैसे इसमें बहुत सारी जगह लिखा है कि चैप्टर 5 में आप ये पढ़ोगे, तो आप कोई भी चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन आपको इस चैप्टर से मिलेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। और बाकी ये सब अपना चलता रहेगा। दिल्ली सल्तनत आता है, मुगल एम्परर कैसे आता है, इन सब के बारे में। इसका थोड़ा सा अपन को एक चीज़ ध्यान रखना है कि देखो पहले क्या हुआ, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 750 से 1750 तक, ठीक है। ये जो पूरी अपनी बुक है मेडिवल इंडिया की, मतलब क्लास सेवन्थ की, उसमें हम इस टाइम फ्रेम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टाइम फ्रेम है ना पूरा, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है 7000 से 750 से 1000 तक, फिर दूसरा है 1000 से 1200 तक। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम कहते हैं अर्ली मेडिवल, ठीक है, अर्ली मेडिवल। यहाँ पे कन्नौज का, जो कन्नौज एक जगह है यूपी में, उसका इंपॉर्टेंस दर्शाया गया है। फिर 1000 से जो 12,000 है, इसमें राजपूत का ओरिजिन हुआ है। आपने राजपूत किंग्स के बारे में सुना होगा, और ठीक है, उनके बारे में थोड़ा इसमें ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है 1200 तक। फिर 1200 से क्या होता है, 1525 तक, 6 तक, ये दिल्ली सल्तनत वाली चीज़ आ जाती है, मतलब
स्टार्ट हो जाता है और फिर मुग़ल सल्तनत का डिक्लाइन होता है अराउंड 750s में, ठीक है। तो ये जो अपनी बात है 715s में मुग़ल सल्तनत आ जाते हैं, सॉरी मुग़ल पावर बहुत इंक्रीज़ कर लेता है। मतलब ये जो 1200 है वहाँ से ये इस्लामिक एरा आना शुरू करता है और 1850s तक अपना मुग़ल सल्तनत आ जाता है। उसके बाद अपना ये इंग्लैंड वाले या ब्रिटिश पीपल आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे कैसे डिवाइडेड है अपना टाइम, और यहाँ से स्टार्ट होता है अपना चैप्टर। तो देखो ये जो पहला अपना मैप है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट हमको मिलती थी, ये याद रखना, जो हमको मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती थी उसमें क्या होता था, काफ़ी बार मैप बने होते थे, ठीक है। तो हमको समझ में आ जाता था अच्छा तब के लोग मैप कैसा बनाते थे। तो ये जो मैप है ये बनाया गया है एक अरब के इंसान है, ठीक है। इनका क्या नाम है, इदरिस, ठीक है। इदरिस ने एक मैप बनाया, अल इदरिस ने ये मैप बनाया है। इसमें ये श्रीलंका दिखाया गया है, ठीक है। और फिर ये केरला तमिलनाडु वाला साइड है। मतलब मैप कैसा बनाया गया, अपन कैसे बनाते हैं ऐसा बनाते हैं, ठीक है। इन्होंने इधर उल्टा बनाया है, उल्टा मैप बनाया है, ठीक है। तो ये अपना बनाया था इन्होंने, कब बनाया था, 1854 सी में, ठीक है। इदरिस ने मैप बनाया। फिर एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, मतलब जो मैप बनाता है उसको कहते हैं कार्टोग्राफर, ठीक है। तो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन्होंने 1720s में मैप बनाया। वो उन्होंने बनाया ऐसा। अब देख रहे हो कितना डिटेल आ गया है, कितना चेंजेस आ गया, एकदम आपको वैसा ही मैप दिख रहा है जैसा मैप हम अभी रिसेंटली बनाते हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि दोनों मैप पे देखो, ये 1154 का मैप है और ये मैप है अपना 1720s का। तो दोनों में देखो कितना डिफरेंस है। इससे हमको क्या समझ में आता है कि 1154 में लोगों को मैप की उतनी जानकारी नहीं थी, जानकारी थी पर उतनी नहीं थी। 1750s में क्या हो गया, वो मैप बहुत इवॉल्व हो गया, मैप की जानकारी बहुत ज़्यादा लोगों को फैल गई, ठीक है। तो ये इससे आप मैप का समझ सकते हो, सब कॉन्टिनेंट इन्होंने बताए। और इन्होंने एक जगह का जिक्र किया है, किसने, इदरिस ने, कनौज नाम का, ठीक है। कनौज हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कनौज का इम्पोर्टेंस था कब, अर्ली मेडिवल इंडिया में। क्यों अर्ली मेडिवल इंडिया में कनौज का इम्पोर्टेंस था, देखो 4 बड़ी बड़ी डायनेस्टी हुआ करती थी उस टाइम पे, और चारों क्या करना चाहती थी, चारों चाहती थी कि वो कनौज पे अपना पावर जमाएं, ठीक है। चारों क्या चाहती थी कि वो कनौज में अपना पावर जमाएं, इसीलिए क्या हो रहा था, कनौज का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि अर्ली मेडिवल इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका था, कनौज का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ये अपनी मैप के बारे में बात हो गई। अब आते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी में। जब हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था क्लास 6 का, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इंडिया को क्या क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। वहाँ हमने भारत पढ़ा था, वहाँ पे हमने इंडस पढ़ा था, वहाँ पे हमने इंडिया पढ़ा था, पर वहाँ पे हमने हिंदुस्तान नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हिंदुस्तान के बारे में, हम भारत को हिंदुस्तान क्यों कहते हैं। तो देखो वैसे तो अब क्या हो गया कि इंडिया को हम पूरा हिंदुस्तान कह देते हैं, पर जो पहले वाला टाइम था उसमें अलग अलग लोगों के लिए हिंदुस्तान अलग अलग हुआ करता था। मतलब कुछ लोग किसी और को वो कहते थे हिंदुस्तान, किसी और एरिया को हिंदुस्तान कहते थे, कुछ लोग किसी और एरिया को हिंदुस्तान कहते थे, ठीक है। जैसे कि एक इंसान आते हैं जिनका नाम है मिनहाज, ठीक है, जो भी आप इनको कह लो। इन्होंने क्या कहा था कि जो गंगा और जमुना के बीच वाला स्थान है, मतलब पंजाब हरियाणा, ठीक है, इन्होंने 1206 या 1290 में बात की थी कि जो गंगा और जमुना के बीच वाला स्थान है इसको हम कहते हैं हिंदुस्तान। इन्होंने साउथर्न पार्ट को, ये याद रखना, इन्होंने साउथर्न पार्ट को कभी भी क्या नहीं बोला, पंजाब और हरियाणा को बोला है, लेकिन जो साउथर्न पार्ट था उसको इन्होंने कभी नहीं बोला कि ये हिंदुस्तान है, ठीक है। फिर दूसरे आते हैं आमिर खुसरो। आमिर खुसरो ने क्या कहा, आमिर खुसरो ने कहा कि जो आमिर खुसरो थे ये खिलजी डायनेस्टी में भी हुआ करते थे, मतलब एक पोएट जैसा होता है कोर्ट में जो बैठने वाला, वो थे वो। उन्होंने क्या बोला कि ज्योग्राफी और कल्चरल डिफरेंस बताया कि जहाँ पे ज्योग्राफी ये है, जहाँ पे ऐसे स्थान है या जहाँ पे ये कल्चर है, उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बाबर, ठीक है। तो बाबर ने एक हिंदुस्तान कौन क्या बताया, जिसकी ज्योग्राफी बताई, एक फौना बताया कि जहाँ पे ऐसे प्लांट मिलते हैं, जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, जहाँ पे ऐसा कल्चर है, जहाँ पे ये ज्योग्राफी है, उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो क्या होता है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिंदुस्तान की
डेफिनेशन दी। मतलब अभी जो हम पूरे इंडिया को हिंदुस्तान कहते हैं, मतलब जो हम पूरा इंडिया मानते हैं कि ये जगह पूरी इंडिया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, कोई हिंदुस्तान किसी और एरिया को मान रहा है, कोई हिंदुस्तान किसी और एरिया को मान रहा है। तो क्या था, सबके लिए हिंदुस्तान अलग अलग हुआ करते थे। ठीक है, और ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है। द टर्म फॉरेन, इसमें लिखा हुआ है कि द टर्म फॉरेन वॉज ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट बींग्स। मतलब फॉरेन का मतलब क्या होता था तब के लोगों के लिए, मतलब फॉरेन का मतलब क्या होता है, कोई भी इंसान अगर वो तुमसे अलग दिख रहा है, सिर्फ ये नहीं कि वो बाहर के देश का आया है तो वो फॉरेनर है, नहीं। अगर जैसे मान लो एक साउथ इंडिया वाला इंसान है, वो किसी ऐसे इंसान से, चाइनीज़ इंसान से मिलता है, तो वो उसको फॉरेनर बोलता है। क्यों? क्योंकि उसके दिखा जो जैसा वो दिख रहा है उसमें डिफरेंस है, जैसी वो बातें कर रहा है उसमें डिफरेंस है। एक चीज़ और हमने इस क्लास 7th की हिस्ट्री बुक में लिखी हुई है, इसी चैप्टर में, आई थिंक मैं उसका स्नैप लेना भूल गई, कि कभी कभी ऐसा नोटिस किया गया है कि दो, जैसे मान लो एक गांव है और एक शहर है, तो शहर का इंसान जो होता था वो गांव के इंसान को, किसान को फॉरेनर कहता था, और जो किसान होता था वो शहर के इंसान को फॉरेनर कहता था। पर दो अलग अलग जो गांव हैं उनके जो किसान होते थे वो एक दूसरे को फॉरेनर्स नहीं कहते थे। तो इससे क्या समझ में आता है, क्योंकि जो शहर के लोग थे उनकी सभ्यता थोड़ी अलग हो जाती थी, उनका रहन सहन अलग हो जाता था, और जो गांव के लोग थे उनका रहन सहन अलग हो जाता था। तो जब दोनों में डिफरेंस आ जाता था तो दोनों एक दूसरे को फॉरेनर कहने लगते थे। पर दो गांवों का जो सभ्यता होती थी, बोलचाल होता था, वो एक जैसा हुआ करता था। किसानों की जो वो थी, क्या कहते हैं, स्टेटस ऑफ लिविंग, वो एक जैसी हुआ करती थी, इसलिए वो लोग एक दूसरे को फॉरेनर नहीं कहते थे। तो इसीलिए जो फॉरेनर टर्म है और जो हिंदुस्तान टर्म है, वो हिस्ट्री में बहुत यूज़ करने में सोचना पड़ता है कि फॉरेनर्स क्या होते थे। सिर्फ जो बाहर से आया है वो फॉरेनर नहीं है, जो भी तुमसे थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है वो क्या है, फॉरेनर हुआ करता है। ठीक है, तो ये वोकेबलरी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को कि हम कौन सी वोकेबलरी कहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें देखते हैं सोर्सेज के बारे में, कि कौन कौन से सोर्सेज हमको मिले हैं। ठीक है, तो जो हिस्टोरियंस हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज मिले हैं डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में। यही वो चीज़ है जो मैं शायद आपको बता रही थी। ठीक है, जब से गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आपने पढ़ा, हर्षवर्धन के बारे में कौन सी क्लास में पढ़ा है, क्लास 6 में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे 700 से 1750 के बारे में। तो हम लोगों ने पहले एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ लिया, हर्षवर्धन गुप्ता आए चले गए। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं 750 से 1750 तक, कि वहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस आए, इस किताब में पढ़ेंगे। ठीक है, आप नोटिस करोगे इसमें लिखा हुआ है कि कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्किटेक्चर था और टेक्सचुअल रिकॉर्ड हमको इन्फॉर्मेशन देती है एंशिएंट इंडिया की। लेकिन अभी जो इंडिया है, मेडिवल इंडिया में, इसमें जो टेक्स्ट है, जो लिटरेचर है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड है, वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, हम लोगों के पास बहुत सारी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हो गई है कि, और पेपर का यूज़ ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट में थोड़ी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी वो हम आगे पढ़ेंगे, पर ये याद रखना कि पेपर का जैसे ही इंक्रीज़ हो जाता है यूज़, तो वैसे ही क्या होता है, लिखने वाली जो चीज़ है, लिखना जो है वो इजी हो जाता है और लोग लिखने लगते हैं। ठीक है, अब देखो लोग क्या क्या लिखा करते थे, ये भगवान की बातें लिखा करते थे। ठीक है, रूलर्स के बारे में लिखा करते थे कि ये राजा ऐसा है, ये राजा बहुत अत्याचारी है, ये राजा बहुत अच्छा है। ठीक है, लेटर्स लिखा करते थे, टीचिंग्स ऑफ संत लिखा करते थे। ठीक है, जो जुडिशल रिकॉर्ड है, मतलब कि इसको ये फांसी की सज़ा होती है या इसको उम्र कैद होती है, वो लोग लिखा करते थे। और जो अकाउंट्स है और टैक्स जो है मिला करता था, जो अकाउंट मेंटेन किया करते थे लोग, कि उनको कितना टैक्स मिलता है, कितना टैक्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये अलग अलग वो चीज़ें थी जो हमको रिटन मिली हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि अगर तुमसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, और हमको इन टेक्सचुअल रिकॉर्ड से क्या क्या पता चलता है, या जैसे ही मैन्यूस्क्रिप्ट का अचानक से इंक्रीज़ हो जाता है यूज़ होना, अचानक से पेपर का यूज़ होना इंक्रीज़ हो जाता है, तो उससे हमको क्या क्या पता चलता है उस चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें याद रखना। जैसे जब एंशिएंट इंडिया था तो तुमको कभी नहीं पता चलेगा कि तुमको कहाँ से टैक्स ज़्यादा मिल रहा था। ठीक है, आप एक रफ व्यू लगा सकते हो कि वहाँ से ट्रिब्यूट आ रहे थे, किसी ने लिखा हो अगर, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट कभी नहीं पता चलेगा। मेडिवल पीरियड में क्या हुआ, पेपर के इंक्रीज़ होने के कारण, पेपर की जो
अवेलेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होने के कारण हमको हर चीज़ का टेक्सचुअल रिकॉर्ड मिलने लग गया। ठीक है, तो ये फ़ायदा हुआ। जो मैन्युस्क्रिप्ट है उनको कलेक्ट की गई। और कौन कलेक्ट करता था मैन्युस्क्रिप्ट? जो अमीर लोग हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी उसको प्रिजर्व करना बहुत बड़ी बात होती थी। हमने किसी चीज़ में लिख दिया। अब पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी। कहाँ कहाँ मिलता है ये चीज़ याद रखना, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल में भी हम मैन्युस्क्रिप्ट लिखा रखा करते थे। अब जो अमीर लोग हैं वो कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट रखते होंगे? जो कि थोड़ी लाइक बहुत सारी स्टोरीज लिखी थी। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्लास 6 के लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि देयर वाज अ लव स्टोरी और एक मेघदूत वाली कहानी थी। तो हो सकता है जो वेल्दी लोग रहे हों, रिच लोग रहे हों, जिनको स्टोरी पढ़ने का शौक़ रहा हो, वो लोग वैसी किताबें रखते रहे हों। और जो मोनेस्ट्रीज़ हैं और टेम्पल हैं उसमें जो संत हुआ करते थे, जो अपनी टीचिंग्स दिया करते थे, उनकी मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्व करके रखी गई हो। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलती है ये? लाइब्रेरी में और आर्काइव सेक्शंस में हमको ये जो राइटिंग्स हैं वो वहाँ मिलती हैं। ठीक है, और ये जो इसमें हमको बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है टू हिस्टोरियंस, बट ऑल्सो अ डिफ़िकल्ट टू यूज़। अभी देखो हम लोगों ने जो थर्ड क्वेश्चन पढ़ा था कि व्हाट आर डिसएडवांटेज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, वो अब पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट तो हमको मिल जाती है पर वो डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें वही लिखा है शायद कि क्या होता है कि जैसे मान लो हमको तब पेंटिंग प्रेस नहीं थी। अब अगर एक इंसान ने अपनी किताब लिखी तो वो एक किताब सबके पास नहीं पहुंच सकती और वो रीड सबको करनी है। तो क्या किया जाता था, बहुत सारे स्क्रिबलर्स होते थे, वो एक से दूसरे में कॉपी करते थे। जैसे मान लो मैंने एक किताब लिखी, अब जैसे होमवर्क के लिए, हाँ इसमें एग्जांपल दिया है बहुत अच्छे से कि जैसे आप किसी बच्चे की, अपनी क्लासमेट की कॉपी लेके आते हो होमवर्क कॉपी करने के लिए। अब आप अगर उसका होमवर्क कॉपी कर रहे हो तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग तो बहुत ये करते थे, अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या वर्ड लिखा हो तो हम उसके जैसे डिज़ाइन बना देते थे। ठीक है, तो ऐसा होता था कि कभी कभी क्या होता था, ओवल जैसे हम लोगों ने क्या किया, जैसे मान लो ये मैंने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी, अब इसकी कॉपी इसने की, इसकी कॉपी इसने, और इसकी कॉपी इसने, और इसकी कॉपी इसने। अगर 1% भी सबमिट चेंज आ रहा है तो यहाँ जाते जाते 4% चेंज हो गया। तो क्या होता था, ग्रेजुअल हमको वेरिएशन मिलने लगे। मतलब एक मैन्युस्क्रिप्ट ये ओरिजिनल थी, इसने एक ऑथर ने लिखी, पर धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें वेरिएशन आने लगे, अलग अलग तरीके के। भले चीज़ें सेम कही गई है लेकिन वर्ड अलग होने लग गए या फिर सेंटेंस अलग यूज़ किया जाने लग गया, है ना। तो इससे क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट में थोड़ी वेरिएशंस जो हैं वो हमको मिलने लगी। ठीक है, और क्या दिक्कत हुई कि कभी कभी लैंग्वेजेस में भी वेरिएशंस आ जाते थे। ठीक है, और क्या होता था, जैसे एक मैन्युस्क्रिप्ट हमको मिली थी तो क्या होता था, जैसे ओरिजिनल ऑथर है कोई, उसने एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी, उसने एक कहानी लिखी, फिर दूसरे ने उसकी कॉपी की, फिर तीसरे ने अपनी कॉपी की। तो ये समझना, अब वो तीनों मर गए। अब हमको, अगर हम उन तीनों मैन्युस्क्रिप्ट को देखेंगे तो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता था कि कौन सी ओरिजिनल है, कौन सी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो इन्होंने लिखी थी। अब वेरिएशन तो आ गए हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहानी लिखी है, वही कहानी मेरी दोस्त ने लिखी, वही कहानी मेरी पूरी क्लास ने लिख दी। अब ये समझना मुश्किल हो जाता था कि जो ये कहानी है वो ओरिजिनली किसने लिखी है, मैंने, मेरी दोस्त ने, या फिर बाकी किसी ने। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाता था, ओरिजिनल ऑथर का पता चलना जो है वो मुश्किल हो जाता था। ठीक है, उसके बाद एक इंसान के बारे में लिखा गया है, बर्बनी। इन्होंने क्या किया, पहले एक बुक लिखी 1357 में, 56 में, उसके 2 साल बाद उन्होंने दूसरी बुक लिखी। ठीक है, अब जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब बुक कलेक्ट की तो उनको फर्स्ट वर्जन के बारे में पता ही नहीं चला। 1960s में उनको पता चला कि नहीं, इसका कोई फर्स्ट वर्जन भी हुआ करता था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, अब ये तो अपनी चीज़ हो गई इसमें। अब देखो इसमें आता है एग्रीकल्चर के बारे में। हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस आए, तो अब एग्रीकल्चर के बारे में बताता है कि अब पर्शियन व्हील बस लिखा है उसमें, पर्शियन व्हील होना चाहिए। पर्शियन व्हील जो हो गया था वो आ गया था भारत, तो इरिगेशन करना ईजी हो गया था। ठीक है, स्पिनिंग व्हील आ गए थे, एंड कॉम्बैक्ट आ गए थे, फायर आर्म्स कॉम्बैक्ट आ गए थे। अब देखो बाहर से बहुत सारे लोग, क्या होता था, इंडिया आने लग गए थे। तुम देखो फॉरेन इन्वेजन्स होने लग गए थे, मेडिवल इंडिया के टाइम पे बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स हुए हैं, बाहर से बहुत लोग आए हैं। तो क्या होता था, जो कोई भी बाहर से आता था वो क्या करता था, अपने साथ सामान लेके आता था कुछ, और वो फिर यहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाता था। जैसे जो पोटैटो है वो पर्शियन लोग लेके आए। ठीक है,
पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी, ये सब इंडिया के नहीं है लेकिन हम लोग खाते हैं, कहीं से तो आए होंगे। तो ये जो पर्शियन लोग हैं ये लोग पोटैटो एंड ऑल लेके आए, फिर धीरे धीरे इंडिया में उसकी ग्रोथ होने लग गई। ऐसे ही जब वो आए तो उन्होंने बहुत सारी नई टेक्निक लाई, जैसे ये पर्शियन व्हील, इन सब से क्या हुआ, एग्रीकल्चर करना क्या हो गया, ईजी हो गया। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस होने लगे। अब देखो बाहर से कोई आएगा, जैसे मान लो एक घर है उसमें 5 लोग रहते हैं, ठीक है, पांचों एक जैसे सोचते हैं कि भाई यही करना है, हाँ यही सही है, यही ठीक है। अगर कोई छठा आदमी आएगा तो वो अपनी कोई बात बताएगा कि नहीं, अगर तुम ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है 5 में से 1-2 को वो चीज़ पसंद आए, तो वो 1-2 लोग उस छठे आदमी के जैसे करने लगे। तो क्या होता है, ऐसे जब बहुत सारे लोग बाहर से आए तो बहुत सारे नए चेंजेस लाए, और इसीलिए पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरल में बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो गए थे। तो ये जो मेडिवल इंडिया था, इसमें बहुत सारे क्या हुए थे, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे। तो इसलिए ये जो पूरी बुक है ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी उठा के दे देगा कि इस वाले राजा ने क्या किया या इस पीरियड में कौन से चेंजेस आए थे। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। इस टाइम पे ग्रेट मोबिलिटी हुई थी, लोग बहुत मूवमेंट कर रहे थे। क्यों? इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि कहीं कुछ अच्छा मिल जाए। ठीक है, वेल्थ के लिए आ रहे थे, वो सोचते थे कि कहीं शायद हमको फॉर्च्यून मिल जाए, हमारे पास कुछ अच्छा हो जाए। इस टाइम पे एक जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको हम कहते हैं राजपूत, ठीक है, उनका ओरिजिन हुआ। जो वर्ड राजपूत है वो राजपुत्र से लिया गया है। राजपुत्र मतलब जो राजा का बेटा है, ठीक है, वहाँ से लिया गया था। तो क्या होता था, सिर्फ राजा के बेटे को राजपूत नहीं कहते थे, ठीक है, जो पूरे वॉरियर्स थे ना वो उन सबको राजपूत कहते थे। और ये लोग जो राजपूत थे ये क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये पर्शियन व्हील का अपना ड्राइंग है। ठीक है, तो क्या होता था, इस जो राजपूत होते थे इसमें सिर्फ राजा या सेनापति नहीं होता था, जितने भी आर्मी में लड़ रहे होते थे, जितने भी सोल्जर्स होते थे, सब क्या होते थे, राजपूत होते थे। ठीक है, इनका अलग से, जो ये राजपूत हैं इनके बारे में अलग से बहुत सारी बातें की गई हैं। बहुत सारे पोएट्स हैं जिन्होंने राजपूत के बारे में बताया कि वो कितने अच्छे हुआ करते थे, कितने एकदम उनमें कितनी अच्छी लॉयल्टी थी। जैसे बहुत सारे राजपूतों में तुम पढ़ोगे, जैसे पृथ्वीराज सिंह चौहान, ये राजपूत हैं अपने, ठीक है। तो इन सब के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो हमेशा देखना कि इनके बारे में बहुत वीर गाथाएँ हैं। कि जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में है कि वो अगर वो लड़ रहे होते थे और सामने वाले की तलवार गिर जाती थी तो वो निहत्थे पे वार नहीं करते थे, वो 2 तलवार लेके जाते थे ताकि एक तलवार वो उसको दे सकें जिसकी तलवार गिर गई है। ठीक है, और अगर उनको कोई मारता था तो वो हंसते थे, सो कि सामने वाला डर जाता था। ठीक है, तो इस तरह की जो राजपूतों के बारे में कहानियाँ हैं वो कही गई हैं। ठीक है, पोएट्स ने बहुत बड़ाई की है राजपूतों की, और वो थे भी ऐसे माना जाता है। और उस टाइम पे अलग अलग कास्ट आई। ठीक है, तो इससे जब राजपूत धर्म, ये क्षत्रिय धर्म को बहुत अपलिफ्टमेंट मिल गया और ब्राह्मण्स पहले से डोमिनेंट थे, तो क्या हुआ, कास्ट सिस्टम आ गए। कौन कौन से आए, मराठा आ गए, अपने सिख आ गए, जाट आ गए, अहोम आ गए, और कयस्थ आ गए। कयस्थ कौन से होते थे, जो लिखा करते थे। मैंने बताया ना कि मैन्युस्क्रिप्ट प्रेस तो थी नहीं अपने पास कि हमने एक रखी और पूरा सब सेट कर दिया कि हाँ भाई ऐसा ही आना है, और उसकी फ़ोटोकॉपी करते गए और उसकी बहुत सारी कॉपी बन गई। मैन्युस्क्रिप्ट में क्या होता था, एक मैन्युस्क्रिप्ट उठाए, उसको लिखते रहे, फिर उसके बाद उसका कॉपी बना और वो दूसरे को दिया गया, फिर उसकी मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी की गई, ताकि बहुत सारे नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट बनाए जा सकें एक ही कहानी के। ठीक है, तो क्या होता है, इससे बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते थे। तो इन्हीं मैन्युस्क्रिप्ट में जो लिखा करते थे उनको हम कहा करते थे कयस्थ। क्योंकि ये चीज़ याद रखना कि पहले जो डिवीज़न हुए थे कास्ट के, वो कौन से बेसिस में हुए थे, कि तुम काम क्या करते हो। तो एक पूरी सोसाइटी बना दी गई कयस्थ की, जो सिर्फ लिखा करते थे। पर अभी ग्रेजुअली क्या होगा, जाति सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, तुम देखना अभी इस पूरे टाइम पे क्या होता था, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, अपनी लार्ज आर्मी को नहीं अच्छे से चला पाते थे। तो मतलब उनको पैसा नहीं दे पाते थे अच्छे से, तो वो क्या करते थे, उनको ज़मीन दे दिया करते थे। तो जैसे जैसे ज़मीन देने लगे तो लोगों के पास ज़मीन क्या होने लगी, ज़्यादा होने लगी, फॉरेस्ट की कटिंग की गई। ठीक है, तो हैबिटेट चेंज बहुत हुआ। ठीक है, फॉरेस्ट डेवलप, जो नए पीजेंट्स ग्रुप जो है वो ग्रेजुअली बिगिन टू
इन्फ्लुएंस सोसाइटी, मतलब पहले किसान छोटे हुआ करते थे, गरीब हुआ करते थे, क्यों? थोड़ी थोड़ी ज़मीन हुआ करती थी, कुछ लोगों के पास बहुत हुआ करती थी, बाकी सबके पास कम हुआ करती थी। धीरे धीरे सबके पास क्या हो गया, ज़्यादा ज़मीनें होने लगी। तो जितने भी ये जो पीजेंट ग्रुप था, जितने भी ये फार्मर्स हुआ करते थे, ये क्या हो गए, ये धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होने लग गए। स्ट्रांग होने लग गए तो क्या हुआ, इन लोगों ने पॉलिटिकली सोशली चेंज करने की कोशिश की। मतलब उन्होंने एक फॉरेस्ट क्लियर किया, न्यू पेजेंट्स आए, वो सोसाइटी इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया, पॉलिटिकली पावर में आने लग गए, और अलग अलग उन्होंने अपना काम ढूंढ लिया। कोई क्राफ्टमैन बन गए, कोई प्रीस्ट बन गया। जैसे जो एक पीजेंट, एक फार्मर है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है, तो वो क्या करेगा, वो प्रीस्ट बन जाएगा, ठीक है। कोई और है तो वो कहीं और चला जाएगा। ऐसे क्या हुआ, जाति सिस्टम हो गई। एक चीज़ याद रखना, ये जो जाति सिस्टम हुआ करती थी ना, इसमें रैंक कभी एकदम, रैंक वेयर नॉट फिक्स्ड विद द बैकग्राउंड, रैंक फिक्स्ड नहीं हुआ करती थी। अलग अलग जगह पे, जैसे मान लो कि एक जगह है, वहाँ पे किसी एक को, जैसे मान लो कोई भी एक क्षत्रिय जाति है, ठीक है, उसको क्या माना गया है कि ये अपर कास्ट का है, ठीक है। तो दूसरी जगह उसी क्षत्रिय जाति को लोअर कास्ट माना जाता था, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही चलेगा। जैसे एमपी में कोई कास्ट अगर अपर है तो महाराष्ट्र में वही कास्ट लोअर हो सकती थी। धीरे धीरे रूल और रेगुलेशन बनने लग गए, ठीक है। और एक असेंबली का गठन किया गया जिसको कहते थे जाति, ठीक है। एक जाति का असेंबली काइंड ऑफ गठन किया गया, एक जाति पंचायत का गठन किया गया, ठीक है, ठीक है। और ये लोग, और जाति रूल किया करती थी विलेजेस को, ठीक है। सेवरल विलेजेस गवर्नमेंट वर क्राफ्ट एंड दे वर ओनली स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट्स। तो एक स्टेट जैसा डेवलप किया गया था। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस फोटो को क्यों ध्यान रखना है मैं बताती हूँ। क्योंकि एक राजा हुआ करता था, बलबल नाम था उसका, उन्होंने अपने बारे में बताया है कि वो बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग थे। और एक चीज़ और याद रखना, ये मैप में क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शनल में। अगर आपने पेपर देखा होगा तो पहले एक मैप आता है, उसमें लिखा रहता है कि आप पॉइंट आउट करो हर जगह को, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा, पेज नंबर 9 जो है आपकी हिस्ट्री क्लास 7 का, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। इसमें ये सब याद रखना कि यहाँ पे क्या हुआ करता था, यहाँ पे क्या हुआ करता था। कुछ कुछ जाति, कुछ कुछ स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कनौज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यूपी में कनौज था, ठीक है। अब वो थोड़ा सा लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो ये अमीर खुसरो जो थे, इन्होंने लिखा कि कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी। ऐसा नहीं था कि हर जगह एक ही लैंग्वेज बोली जाती थी। जैसे पहले हमने देखा कि संस्कृत, संस्कृत क्या थी, हर जगह संस्कृत बोली जाती थी और प्राकृतिक लैंग्वेज बोली जाती थी। अब हमको क्या पता चलता है कि अब ऐसा नहीं है, कहीं पे पर्शियन बोली जा रही है, ठीक है, कहीं पे सिंधी बोली जा रही है, कहीं पे कोई और लैंग्वेज बोली जा रही है। तो क्या होता था, लैंग्वेजेस अलग अलग थी। जैसे लाहौरी, कश्मीरी, द्राविड़ियम, साउथर्न जो पार्ट है उसमें द्राविड़ बोली जाती थी, ठीक है। तेलंगानी बोली जाती थी, गुजराई बोली जाती थी, अवधी बोली जाती थी, ठीक है। और हिंदवी बोली जाती थी, ठीक है, जो दिल्ली के अराउंड एरिया था। उन्होंने ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन की है कि जो अब संस्कृत है वो किसी एक जगह की लैंग्वेज नहीं है, अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा हो गई है। जैसे यूपी की अवधी हो गई है, ऐसा नहीं है कि ये एक एरिया यहाँ पे संस्कृत ही बोली जाती है। संस्कृत अब क्या हो गई थी, ओल्ड लैंग्वेज हो गई थी, जो सिर्फ कौन जानते थे, ब्राह्मण्स जानते थे, ठीक है, ये बताया गया है। फिर उसके बाद ये बोला गया कि जो लैंग्वेजेस की बेसिस पे ऑलरेडी डिवीजन हो गए थे, ठीक है। और बहुत सारे जो किंगडम्स हैं उनमें कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि नहीं ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, ठीक है। और हर जो किंगडम था वो इक्वली नहीं बढ़ा, मतलब बहुत सारे राज्य हुए, पर ऐसा नहीं था कि सारे राज्य इक्वली थे, कि सब में इक्वल एरिया था, ठीक है। सब में अलग अलग था, कोई सक्सेसफुल हुआ, कोई नहीं हुआ। और मुग़ल एम्परर्स का जब डिक्लाइन हुआ, जब मुग़ल का सल्तनत गिरी, तो उसके बाद क्या हुआ, छोटे छोटे बहुत सारे राज्य आए, ठीक है, छोटे छोटे राज्य आए, पर उनमें कुछ इतना ज़्यादा पावर नहीं था। तो जब अलग अलग राज्य आए तो उसमें और वेरिएशंस आने लग गए, ठीक है। और फिर 750 के बाद तो छोड़ ही दो, ठीक है, 1000 ईयर के बाद रीजनल इम्फेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लग गए थे, ये चीज़ याद रखना। अब ओल्ड और न्यू रिलीजन में देख लो, तो पहले अपना हिंदू धर्म था, फिर बुद्धिज्म हुआ, फिर जैनिज़्म आया, फिर इस टाइम पे इस्लाम आने लग गया था। तो देखो भारत यहाँ पे था मान लो, ठीक है, इससे बहुत दूर एक जगह था, वहाँ पे एक इंसान थे, एक मैसेंजर मान लो, प्रॉफिट मोहम्मद जो है, उनका
इन्फ्लुएंस बढ़ा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वो जब उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को बोला, जैसे बुद्धिज़्म में क्या होता था कि जो महात्मा बुद्ध थे वो खुद बैठते थे और वो अपने बताते थे लोगों को कि कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, और फिर वो लोग घूम घूम के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और उनको बताते थे। ऐसे जो प्रोफेट मोहम्मद थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और उन्होंने बोला कि ये जो इस्लाम है, जो अल्लाह है, जो कुरान है, उसका आइडिया लेके आप अलग अलग जगह पे जाओ और इस इस्लाम धर्म को फैलाओ। कुछ मर्चेंट्स जो थे वो भारत आए, ठीक है। उन्होंने लोगों को बताया कि मतलब अल्लाह को प्रेज़ करो या अल्लाह की पूजा करो, या कैसे की जाती है, उनमें कैसे बिलीव किया जाता है, ये सब बताया गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि, और उन्होंने क्या किया, देखो जैसे यहाँ पे इंडिया था, यहाँ पे बहती थी सिंधु नदी। तो इस पूरे जो एरिया था, जो सिंधु के बगल में एरिया था, उसको क्या कहता है, हिंदुस्तान कह दिया था, ठीक है। तो यहीं इन्होंने भी हिंदुस्तान टर्म यूज़ किया था, तो इसलिए हमको हिंदुस्तान टर्म के बारे में पढ़ना था, इसलिए हम लोगों ने बताया। तो क्या हुआ, जब प्रोफेट मोहम्मद थे, इन्होंने जब अपना बोला कि ठीक है, अब जब प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हो गई तो क्या हुआ, इनमें भी डिविजन्स आ गए। कुछ लोग मानते थे कि जो अली है, इनका जो अली है, जो सन इन लॉ था, वो जो है ट्रू है, मतलब वो प्रोफेट मोहम्मद की जितनी भी टीचिंग्स हैं या जो हेड होना चाहिए वो अली को होना चाहिए। और दूसरे लोग मानते थे कि जो खलीफा हैं उनको हेड होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उनमें डिविजन्स आ गया, ठीक है। जो अली के जो इन्होंने अली को माना ट्रू डिसेंडेंट कि भाई जो अली बोल रहा है वो सही है, तो उनको क्या कहा गया, शिया। और जो खलीफा के थे उनको कहा गया सुन्ना, और वहीं से वर्ड आया है सुन्नी, ठीक है। तो ऐसे डिविजन्स होने लग गए। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटेन वाले आए, ये सब तुम पढ़ लेना, पर ये सब मैं बता देती हूँ क्या है। जो ब्रिटिश पीपल आए, उन्होंने क्या किया, पूरी हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि 1200 साल तक जो पीरियड है अपना, उसको हम कह देते हैं हिंदू हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ हिंदू धर्म डोमिनेंट था, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी बहुत डोमिनेंट था, पर उनकी जो टीचिंग्स थी वो बहुत किससे मिलती हैं, हिंदू धर्म से ही मिलती है, मतलब सिमिलर हैं काइंड ऑफ, ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है कन्फ्लिक्ट बट उतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद 1200 से 1750 तक तो किसको बोला गया कि ये मुस्लिम हिस्ट्री है। क्यों? इस टाइम पे इस्लाम आ गया, और जो दिल्ली सल्तनत वाली बात है वो डोमिनेंट हो गई, दिल्ली सल्तनत में इस्लामिक पीपल रूल करने लग गए, तो इसलिए उन्होंने उसको मुस्लिम बोल दिया। और 750 के बाद वाला जो टाइम है जिसमें ब्रिटिश इन्वेजन हुआ, उसको ब्रिटिश हिस्ट्री बोल दिया गया। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि किसी भी इतिहास को रिलीजन के बेसिस पे बांटना गलत है। हमको कैसे बांटना चाहिए कि कौन कौन से सोशल चेंजेस आए, कौन से इकोनॉमिकल चेंजेस आए, कौन से पॉलिटिकल चेंजेस आए। अब अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो जब मुग़ल आए, हाँ उन्होंने मतलब बहुत सारे मुगल्स के बारे में ये बातें कही गई हैं कि उन्होंने मंदिर तोड़वा के मस्जिदों का निर्माण करवाया, ठीक है। लेकिन उन्होंने निर्माण करवाया, वो यहाँ का सामान बाहर लेके गए, बाहर का सामान अंदर लेके आए, उन्होंने यहाँ पे भी चीज़ें बनवाई, और यहाँ पे भी तो क्या होता है कि इस एरिया का भी डेवलपमेंट करवाया। उन्होंने इसको कैसे राज किया, जैसे वो उनकी जगह हो और उनको उसमें राज्य करना हो, मतलब सेवा तो नहीं, पर जैसे राजा राज किया करता था वैसे ही मुगलों ने राज किया। पर जब ब्रिटिश पीपल आए तो उन्होंने राज नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को गुलाम बनाया ज़्यादातर। उन्होंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा करवाया नहीं, इन्होंने यहाँ की प्रॉपर्टी बाहर ले जाने का काम को इन्होंने करवाया, ब्रिटेन वाले लोगों ने करवाया। तो इसलिए हिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल चेंजेस के बेसिस में पढ़ना चाहिए। डे बाय डे क्या चेंजेस आ रहे हैं इसके बेसिस में पढ़ना चाहिए, इसके बेसिस में नहीं कि कौन सा रिलीजन डोमिनेंट था कौन सा नहीं था। क्योंकि 1200 तक हिंदू थे, उसके बाद भी तो हिंदू थे, ऐसा तो नहीं था कि मराठा साम्राज्य भी तो आया था, मुगलों के अगेंस्ट आया था। तो इसलिए आपको कैसे डिवाइड करना है, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बेसिस में, ना कि इस बेसिस में कि कौन सा राजा राज्य कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लिव लाइफ, लव लाइफ, ख्याल रखना। और चैप्टर 7 क्लास 7 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर फर्स्ट ही है, इसमें आपको सबका इंट्रोडक्शन मिल जाता है, तो ध्यान से पढ़ना। थैंक यू, बाय बाय।